चरण पे ये भी पता नहीं कब ये अंतिम चरण पर और एक मर चुका है। कौन? बकरा जो एक बकरा दिया था वो मर गया। पहले ही मर गए मैडम। ये जेने जो बेसहारा गरीब परिवार था उनके लिए जेने ये रोजगार के तौर पे सरकार की तरफ से मुआवजे के तौर पे दी गई है। क्या मिलेगा आपको? इंसानियत अभी जिंदी है मैं, जिसकी जिंदा है वो आ रहे हैं। अभी तो भाई साहब का संदेश नहीं गया, अभी संदेश आएगा तो यहाँ पे भीड़ नहीं आएगी। नमस्कार, मैं हूँ सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज का सच आपको दिखाती हूँ। राजस्थान में शहीद स्मारक पर क्या चल रहा है भैया। हमेशा क्या चलता है देखा है आपने? यही शहीद स्मारक पर हनुमान बेनीवाल बैठे रहते थे ऐसा ही भर्ती के लिए। आज वहां पर शायद दूर से आपको नजर ना आ पाए क्योंकि वो छिपे हुए हैं। वहां पर नरेश मीणा बैठे हुए हैं, मास्क लगाया हुआ है और बोल रहे हैं कि भैया आज बैठ नहीं पाएंगे, आज बोल नहीं पाएंगे। मुझे तो वो बोल रहे थे, कान पकड़ के माफी मांग रहे थे कि दीदी आज नहीं बोल पाऊंगा, अब बाद में ही बोलूंगा। तो आज क्यों नहीं बोल रहे हैं जरा वो आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैं आई तो भैया लोग मिलने आए और भैया लोगों ने ये मुझे पकड़ा दिया। अब सुनते जाइएगा इसमें क्या लिखा है। ये अखबार का एक पेज है जिसमें क्या छपा था। एक दिन छपा था कि पिपलोदा स्कूल के लिए मिली 10 बीघा जमीन। वाह भैया, बहुत अच्छा। 6 परिवारों को कुल 35 लाख की एफडी और 1-1 लाख नगद। अब दूसरी बात सुनिए आप, जो सुनकर शायद आश्चर्य होगा कि भैया ऐसा सोचा भी कैसे सरकार ने। मृतकों के परिजनों को 5 बकरियां और 1 बकरे का वितरण। वाह, पकड़िए और सुनिए। ये रही, हमारे यहाँ तो बड़े बड़े नाम रख देते हैं बकरियों के, चंपार, चमेली, मौसमी, संतरा। अब यहाँ पर नामकरण अभी सरकार ने किया नहीं है। इन्होंने मुझे कहा कि मैडम वो सरकार ही करेगी नामकरण, हम और बाकी अभी भैया लोग भी करके बताएंगे। ये देखिए 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और उधर बाकी घूम रही है। इनको स्वतंत्र। और सुनिए, ये भैया ने जो भी बात बोली आपको भैया के मुंह से ही सुनाऊंगी, रुकिएगा। पर ये बकरियां, 5 बकरियां और 1 बकरा गिफ्ट में दिया है। क्या ये कितना सही है आप बताइएगा। भैया लोगों से थोड़ी सी बात करें। अंतिम चरण पे ये भी पता नहीं कब मर जाए। अंतिम चरण पर और एक मर चुका है। कौन? बकरा जो 1 बकरा दिया था वो मर गया। पहले ही मर गए मैडम। ये भी अंतिम चरण पे 2-3 दिन में ये भी राम को प्यारी हो जाएगी। ये भी लग रहा है। देखो 6 आंगुड़ के इसमें गड्ढे पड़े हुए हैं। ये हालत हो रही है और ये जेने जो बेसहारा गरीब परिवार था उनके लिए जेने ये रोजगार के तौर पे सरकार की तरफ से मुआवजे के तौर पे दी गई है कि इनसे पालन पोषण किया जाए परिवार का। और अब सुनिए हमारे भैया लोग कितने समझदार हैं। आज नरेश मीणा यहाँ पर बैठ गए धरने पर वापस झालावाड़ के बच्चों के लिए, तो ये भैया लोग बकरी को यहाँ से लेकर आ गए। कहाँ से लाए? झालावाड़ से लेके आए। बिल्कुल भैया, झालावाड़ से बकरे अंडा तक आ गई। वाह। और सरकार अंडे से वंडा भेजी जी। और सरकार, ये सरकार के खातिर। भैया अभी कोई थे यहाँ पे जो नामकरण कर रहे थे बकरियों का, क्या नामकरण कर रहा था? कोई चंपा ये नाम है मैडम। नहीं, कोई और भी कर रहा था क्या? कोई है जो सरकार से क्या नामकरण कर रहे थे भैया? अभी सरकार की तरफ से लिस्ट नहीं आई है। वो बोले कि अभी हम बचेंगे नाम इनके, तब तक ये सट जाएगी। नाम नहीं आएगा उससे पहले सट जाएगी। 1-2 गई, अरे दूसरी जाने वाली है। मतलब आपको ऐसा लगता है जानबूझ के ऐसी बकरियां आई कि जिनके बारे में पता था कि ये बिल्कुल मैम, इनमें भी कंजूसी की गई है। बकरियों में भी कंजूसी। और बकरी देते किसको है बताओ? ये क्या सोच के? सुनिए ना, आप सब समझदार लग रहे हैं भैया। क्या सोच के, क्या लगता है सरकार ने ये बकरियां दी? मजाक किया है, मजाक किया है। परिवार के साथ मजाक किया गया। वो ये दिए कि आदिवासी की कोई वैल्यू नहीं है, बच्चों की कोई कीमत नहीं है। भैया इससे बढ़िया भैंस दे देता, गाय दे देता। नहीं मैम, महेंद्र जी यादव ने वहाँ का वीडियो दिखाया था। उनके पास जमीन ही नहीं है, वो भैंस बकरी को कैसे पालेंगे? वो जमीन ही नहीं है। वो एक पिता का वीडियो देखा था मैंने कि मैं बच्चों को गेहूं बेच के उनको गोलियां टोपी के लिए मना करता था। खोटी खाली हो गई मेरी। इससे बड़ा दर्द तो क्या होगा? उनके मकान टिपक रहे हैं, कंडीशन बहुत ये है। क्या लगता है आपको सरकार क्यों नहीं सुन रही है? इसलिए नहीं सुन रही है कि बच्चे थे, बच्चे क्या कमाते थे तो घर का क्या नुकसान हुआ, ऐसा कुछ माइंड में है क्या? क्या सोच? ये आने वाले देश के भविष्य थे ये बच्चे। कोई डॉक्टर बनता, कोई IAS बनता, कोई IPS बनता, मगर आज दलितों की, आदिवासियों की और मुसलमानों की कीमत, गाय भैंस बकरी बच्चों की, हमारी कीमत रह गई हमारे बच्चों की। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा जुबैर खान, राजस्थान प्रदेश संयुक्त सचिव AIM से। कहाँ से आए? मैं जयपुर से हूँ। आप जयपुर? ऑल इंडिया मजलिस से। मैं आप सबसे एक एक करके पूछूंगी, बस इतना बता दीजिएगा कि कहाँ से हैं। कहाँ से है भैया? मैं मैम टोंक से हूँ। मैं चौथ बरवाड़ा से। करौली, लालसूट, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, कोट खावदा, जयपुर, चांदपुर, सवाई माधोपुर एंडा गाँव से, दौसा, करौली से। सुन लिया?
तो लोग यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ जयपुर के, मैं सोच रही थी कि अरे भैया जयपुर के आगे होंगे लोग, ये मेरी आदत है, एक बार सुना जरूर देती हूँ कि हकीकत क्या है, तो कोई झूठ तो बोलेगा नहीं, सबने अचानक जल्दी जल्दी सही सही बोला है, तो ये सब अलग अलग जगहों से यहाँ पर आए। भैया आपको क्या लेना देना, पूछ रही हूँ ऐसा। आजकल तो लोग कहते हैं इंसानियत खत्म हो गई। आइए, जो भी जवाब दे सकता है एक बार आ जाइए। एक बात बताइए, आज तो लोग कहते हैं कि इंसानियत खत्म हो गई, तो आप लोग इतना दूर दूर से क्यों आए, क्या क्या मिलेगा आपको? इंसानियत अभी जिंदी है मैम, जिसकी जिंदा है वो आ रहे हैं मैम। अभी तो भाई साहब का संदेश नहीं गया, अभी संदेश आएगा तो यहाँ पे भीड़ नहीं आएगी। तो सुनिए ना, लोग कह रहे हैं अरे यार ये नरेश मीणा जी आवाज बंद क्यों कर लिए, छिप रहे हैं क्या, कुछ बोलने से छिप रहे हैं? मैम इनको बोलते थे कि भाई साहब आप धैर्य रखो, शांति से काम लो, तो देख रहे हैं भाई साहब की गांधीवादी तरीके से क्यों इनको। चुप हो गए? आज तो बोलने का दिन था। तो यही तरीका है कि अगर हो जाए, इससे न्याय मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है ना, वरना भगत सिंह तो बनना ही पड़ेगा, वो तो बने हुए हैं, लेकिन भगत सिंह के रूप में नहीं आए आज शहीद स्मारक में। भाई साहब आज गांधीवादी तरीके से आए ना। भैया मेरी बात सुनिए आप ध्यान से, इसी मुद्दे पर तो खूब लोग लड़ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जी तो आप ये अभी तो कौन क्या करेगा, वो वहाँ संसद तक पहुंच गए, वहां पर सबको मना लिया कि राजकुमार रौत जी आप मेरे साथ हैं, आजाद जी मेरे साथ खड़े हो जाइए, और सब लड़ रहे हैं। तो वो तो और भी बड़ी लड़ाई थी, पर न्याय नहीं मिल पाया ना। नहीं मिलेगा इसमें, ये नरेश मीणा जी की वजह से नहीं, नरेश मीणा जी की नहीं, जिनकी इंसान जिंदा है वो तो यहाँ आएगा, न्याय दिलाएगा। ये किसी राजनीतिक पार्टी का ये नहीं है, ये तो गरीबों के साथ क्या हो रहा है, ये आज इनके साथ हुआ कल दूसरों के साथ होगा। तो सुनिए ना, कहीं इनके चक्कर में इनको वापस ले गए तो? क्या क्या पूछना चाह रही हो? मैं पूछ रही हूँ कि कहीं ये सब करने के चक्कर में वापस नरेश मीणा जी जेल चले गए तो? इसीलिए तो गांधीवादी तरीका अपनाया। पहले एक नरेश भाई था, आज हजारों नरेश भाई है, पूरे राजस्थान से नहीं पूरे इंडिया से आएंगे। क्यों पसंद करते हैं? सुनिए ना, क्यों पसंद करते हैं उनको? वो हक की और गरीबों की, दलितों की हमेशा आवाज उठाते हो। हाँ, ये भैया बहुत देर से बोल रहे हैं। हाँ भैया जय श्री श्याम आप सबको। जय श्री श्याम। मैं चांदपुर बाजार से, जिस दिन मैं समरावता का कांड देखा भैया का साथ जो हुआ, जब से मैं भैया का दीवाना पूरा हूँ। नाम बताइए। मेरा नाम लाला चांदा है, मीणा हूँ मैं भी, और भैया भी मीणा है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, ये सत्य की लड़ाई लड़ते हैं, जैसे अर्जुन लड़ता है ना, और ये श्याम बाबा के भगत है। सुन रहे हैं आप? और क्या गजब का बोला मैं भैया ने। यही चाहता हूँ कि इनकी डोर कन्हैया संभाल रखा है। ये जिस दिन जेल से छूटे, बाबा श्याम के चरणों में गए, और ये जेल एक बार दो बार, ये कितनी भी बार चले जाए। ये अंता के लिए तो नहीं कर रहे हैं, पॉपुलर हो जाएंगे ऐसा? मैडम मेरी बात सुनो, लोग ये कमेंट कर देते हैं भैया। मेरी सुनो ना, अब मैं बता रहा हूँ ना क्या दिक्कत है। ये केवल सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, अंता ये मैं जानता नहीं हूँ। मैं तो यहाँ केवल मैं रोज घूमता हूँ इधर उधर से। जैसे मैंने भैया का फेसबुक पे देखा, तो मैं मेरे खुद के काम धंधे की खोटी करके मैं भैया के लिए हूँ। अच्छा, और भैया से दूर दूर तक कोई रिश्ता है नहीं, जानते हैं नहीं? मैं कभी देखा भी नहीं भैया को, पहली बार देखा हूँ। और अब मेरे जैसे भी मैं क्या नाम, मेरे वो समरावता वाला कांड था, जब से भैया का मैं दीवाना हूँ। मैं इतना सा जानता हूँ, और मैं दीवाना बना रहूंगा। अभी 150 बच्चे तो मैं इकट्ठा कर सकता हूँ यहाँ पे। दीवाना? सुनो, थप्पड़ मारने से दीवाने बन गए? दीवाने नहीं, सत्य की लड़ाई लड़ रहा है बंदा, और सत्य के पीछे ही सब कुछ है। असत्य के पीछे तो भीड़ है। वो 100 दिन चल सकती है, 110 दिन चल सकती है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चल सकती। और मैं यही चाहता हूँ, मैं बाबा श्याम और बालाजी महाराज से यही कामना करता हूँ कि भैया, मैं तो यहाँ का बंदा हूँ, भैया को तो पूरे जगत जानता है, जगत। मैं लखवीर सिंह लखा का दीवाना हूँ। दूसरी बात, जानते होंगे लखा जी को आप, भजन सिंगर है। और दूसरी जी, इतना प्यार क्यों, क्या दे देंगे? मेरे को दे या ना दे, ये सबको देते हैं, एक के लिए नहीं है, ये सबके लिए हैं। और बाबा श्याम यही चाहता हूँ मैं, इनके साथ हमेशा रहे, इनके सारथी बन के रहे, और ये आगे बढ़ते रहे। राधे राधे। राधे राधे। अच्छा, आप सब कहाँ से आए? अलवर से। भैया अलवर से आ गए आज ही? ओ भैया गजब करे। आओ तो फिर नीचे आओ। अब अलवर से यहाँ से आ गए, अब बात तो कीजिए थोड़ी सी, आ जाइए। क्यों आए भैया अलवर से? मैं नरेश मीणा जी के लिए मतलब पहले अनाउंसमेंट हो गई थी क्या? मुझे तो आप सब ये क्लियर करो, पहले अनाउंसमेंट हो गई थी क्या कि पता ही नहीं था? नहीं, बिना पता के आए भाई साहब, कोई मैसेज नहीं था। ये तो झूठ बोल रहे हैं भाई आप। साहब अगर मैसेज होता तो यहाँ अब तक तो जगह नहीं मिलती। तो अगर भाई साहब कोई सुनिए, मैसेज तो सुनो भैया, सुनो, जब पतो ही कौन तो था ना, क्या हम पतो चालू किया ना? वहाँ से आए थे, जो सुबह वो शहीद स्मारक पर आए थे पहले, तब उन्होंने डाला था कि वो सिर्फ अकेले आए थे सुबह, तो उनको पता चला कि वो वहाँ जा रहे हैं, इसलिए। अरे भैया हम बगल में रहते हैं, ये अलवर से कैसे आएंगे? सोशल मीडिया की मैडम, मैं लाइव देख रहा था, लाइव चल रही थी, मैं एसएमएस में मेरी मैसेज बढ़ती है, मेरे को 8 रोज हो गए इधर, तो मैं लाइव देखा हूँ, ज्यादा दूर नहीं है एसएमएस से। फोन नहीं आया भाई साहब? बिल्कुल नहीं आया।
आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप सब। ये राजस्थान के जितने दर्शक हमारे देख रहे हैं, मेरी बात सुनिए। इसका मतलब ये है भैया कि अनाउंसमेंट नहीं हुई तब ये भीड़ है ना? तब ये लोग यहाँ पर आ गए इतनी दूर दूर से। सोचो भैया, अनाउंसमेंट किसी को नहीं बताया। कल मेला लगेगा? हाँ लगना चाहिए क्या मेला? लगेगा ना। भीड़ से कुछ हो जाता है क्या? क्यों? भीड़ से ही होता है, भीड़ से ही। नेपाल में देखा नहीं है क्या? भैया ऐसा करोगे क्या? करने को क्या दिक्कत है, सब कुछ हो सकता है। इतनी गंदी सरकार नहीं है हमारी। तो आपको लग रहा है, तो आपको पता है ना कितनी गंदी सरकार है। आपको पता है ना, मीडिया वालों को पता है, आपको पता है ना। आप हर जगह जाते हो, आपको पता है ना कैसी सरकार है। आप बता दो, आपको पता है ना कैसी सरकार है। आपको कैसी लगती है? हमें तो नहीं पसंद। अच्छा, ये बकरियां मिली, क्या बोलोगे? बकरियां उनको, उनके बच्चों को मार दो, फिर उनको बकरियां दे के देखो ना। उन्होंने एक बकरियां दी, हम 10 दे देंगे नेताओं को। नेताओं को हम 10 बकरियां दे देंगे, जो गरीब बच्चों को 10 बकरियां हम दे देंगे, 70 बकरियां हम दे देंगे नेताओं को। किसी के भी नेता को के बच्चे को मार दो, हम दे देंगे 10 बकरियां। ये ऐसे वो भैया उधर से बोल रहे हैं कि बकरी की क्या बात करते हो, मैं भैंस दे दूंगा 5। तो ये नेताओं की सोच है, ये सरकार की घटिया हरकत है आदिवासियों के साथ में। मुआवजा की बजाय बकरियां देके बकरियां चराओ और आराम करो, ये इनका सीधा रिजल्ट। दूध भी नहीं दे रही मैडम, गंगा जी जा रही है। जिनमें हालत देखो इनकी, ये तो गंगा जी जा रही, ये तो मैडम दूध भी नहीं दे रही। इनकी हालत देखो, ये तो आज मरे कल मरे कोई पता नहीं। देखो देखो मैडम, एक बकरा तो मर गया, इनकी हालत देखो, ये तो कल तक शायद पहुंच जाए। अच्छा, ये क्या लिखा है? बेरोजगार करते यही पुकार, निजीकरण वापस ले सरकार। ओहो, बहुत सही है, ये वापस ले लें। बिल्कुल लेना पड़ेगा। तो बदले में क्या चाहिए? बदले में नौकरी दो युवाओं को, और 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दो। जैसे हेलीकॉप्टर में मरते हैं उनको तो 1-1 करोड़ रुपए दे देते हैं। कहीं अगर हादसा हो जाते, कई लड़के मर जाते, जैसे कन्हैया लाल का था, वहाँ 50-50 लाख रुपए दिए। यहाँ एक रामगंज मंडी में हुआ, उनको 50-50 लाख रुपए दिए। तो हमारे आदिवासियों की यही कीमत है कि जो 1-5 बकरी जो भैया यहाँ से आदिवासी फैक्टर क्यों जोड़ा जा रहा है, मुझे बताइए ना। अगर ये आदिवासी नहीं होते तो फिर क्या होता? अगर कोई जैसे नेता का बच्चा होता, कोई अदर कास्ट का, जनरल कई कास्ट के होते हैं, तो उनके क्या, उनके नेता उनको सपोर्ट करते हैं। और हमारे आदिवासी बिल्कुल होता मैडम, हम गाँवों से आते हैं और हमें पता है। चलिए, तो ये आप लोगों ने ये भीड़ देख ली है, लोग देख लिए, और ये बकरी वाला कांड तो भैया आज पता चला है। और देखिए आप क्रिएटिविटी, भैया लोग हमारे बकरी लेकर आ गए झालावाड़ से। ये बिल पास किया है सरकार ने, अभी विधानसभा में नया बिल पास किया है सरकार ने। भजन लाल जी की सरकार है, ये नया बिल पास किया हमारे आदिवासियों के लिए। मतलब अगर किसी का बच्चा मर जाए तो भैया आपको बकरी दीजिए, बकरी मिलेगी बस, कि टाइम पास करो और जियो। क्या बोलेंगे भैया? एक बार इनको सुना देते हैं। हाँ बोलिए। बोलना तो क्या है, ये जो तानाशाही सरकार, भ्रष्ट सरकार, जो अंधेरे में जो सरकार चल रही है, इसने सबसे पहला तो मैं ये पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया संविधान के अंदर ST SC के अंदर जो रिजर्व कैटेगरी को प्रावधान दिया था, उसमें रिजर्वेशन का आधार ये था कि ये निम्न स्तर से उच्च स्तर पर आने का उनका एक प्रयास था, तो आए नहीं क्या? एक सपना था। उस सपने को इस सरकार ने तोड़ते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन की हर गाइडलाइन की सीमा पार करते हुए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विधानसभा के अंदर कई कदम ऐसे उठाए जिसमें ST और SC का तो कहीं मान के चलो कि उत्पत्ति होने का कोई सवाल ही नहीं है। उदाहरण एक नहीं, उदाहरण अनेक है। और मैं सरकार से सवाल और जवाब दोनों करना चाहता हूँ। सवाल कीजिए पहले, फिर जवाब। सवाल तो ये करना चाहता हूँ कि आपने किस दृष्टि से, किस भेदभाव से, किस गाइडलाइन से और कौन से नियम कानून की पालना करते हुए हमारे आदिवासी भाइयों की जो हत्या हुई है, हमारे बच्चे हैं, बच्चा देश का भविष्य है, लेकिन आपने उस भविष्य को अंधेरे में डार्क में रखते हुए, उसको मिसलीड करते हुए, आपने ये जो घोषणा आपने की है आर्थिक सहायता, इसको अंदर अपन मुख्यमंत्री राहत कोष जो कहते हैं, और मुख्यमंत्री का राहत कोष ये देखो भैया, एक बकरी कत्ता क्या हो? बकरी 15 से 20, 1500। 5,000 लेकिन ये 1,500 रुपए की है। ये 1500 की है। भैया कह रहे हैं कि बकरी तो वैसे 5-5 हजार की आती है, ये 1500। 1500 की भी नहीं है, 1500 की भी नहीं है, 500-700 में ये चोरी जैसी लग रही है। इस बकरी को अगर यदि मान के चलो कि मार्केट में अगर बेचा जाए, मार्केट में इसको बेचा जाए, तो ये बकरी 1000 से 1200 के बीच में ही बिकेगी, क्योंकि किसान का माल है। मैम, मैं ये बोलना चाहता हूँ
आप ये सरकार से एक सवाल कीजिए। एक बार भैया मैं यहाँ खड़ी हूँ। आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो निर्दोष मासूम मरे हैं, जिनमें एक परिवार का एक बेटा और एक बेटी थी, और वो दोनों खो चुके हैं। क्या रह गया उनके पास? सिर्फ दोनों मियाँ बीबी। बच्चे भविष्य होते हैं। माता पिता भी हैं जिनके सिर्फ एक ही बच्चा था। एक बच्चा एक बिटिया थी, दोनों मर गए इसमें। दोनों मर गए? दोनों मरे हैं। अब आप सोचिए, बच्चे फ्यूचर का भविष्य होते हैं, बच्चे बुढ़ापे की लाठी होते हैं। वो दोनों गुजर गए, आज उन दोनों परिवार पे क्या गुजर रही होगी। ठीक है, अब चलो वो तो हो गया जो हो गया। उसकी लड़ाई मजबूती से जो लड़ रहा है भाई साहब ने लड़ी, और भाई साहब के साथ दो क्रांतिकारी हमारे भाई जेपी सांगरवासा और मुरारी भाई को जेल में जाना पड़ा। क्यों? ऐसा क्या निर्दोष था इनका? क्या मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप सरकार तक बात पहुंचा देना मेरी, पहुंच जाएगी भैया, बस बोलिए कि आप ये बताइए मेरे को कि जहाँ पे अन्याय होता है, मुआवजे के लिए धरने पे बैठे हुए थे कि उनको मुआवजा दो, क्योंकि वो बच्चे भविष्य में पता नहीं कहाँ जाते। कोई पायलट बनता, कोई बड़े लीडर में लीडरशिप लेता, कोई नेता बनता, कोई टीचर बनता। बुढ़ापे की लाठी टूट चुकी है, उन लाठी के लिए मुआवजा मांगना गलत है। और भाई साहब मुआवजा मांग रहे थे 1 करोड़ मरने वालों को और घायलों को 50 लाख रुपए। और सरकार ने क्या दिया? सरकार ने दिया, आप दिखाइए एक बार। ये पहली बार हुआ होगा। मैंने इनसे बातचीत की और उसमें मुझे बस एक ही बात है जो बहुत खटक रही है, जो अभी भी दिमाग में वही चल रही है कि एक माता पिता ऐसे थे जिनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। हम दो, हमारे 2 कहते तो हैं सरकार और हम सब, वो 2 थे उनके, दोनों चले गए। कितनी बड़ी बात है, उस माँ को कितना दुख हुआ होगा उस दिन। शायद हम सब तो अभी थोड़ी देर पहले बकरियों पे हंस रहे थे, पर बहुत दुख की बात है। वो आए हैं आज यहाँ पे, कोई भाई साहब के साथ बैठे। आइए थोड़ा सा बातचीत उनसे। देखिए, झालावाड़ सब करते रहते हैं। कभी वो नेताजी मुद्दा उठाते हैं, कभी वो नेताजी मुद्दा उठाते हैं। कोई तख्ती लेकर विधानसभा के बाहर खड़ा हो जाता है। अरे भैया, जाकर उनके घर देख तो लीजिए, उनसे जाकर बात तो कीजिए, उनकी शक्ल तो देखिए। आज मैं आपको उन लोगों से मिलवाऊंगी जिन परिवारजनों ने, जिन पिताओं ने अपने बच्चों को खोया। आज उनसे थोड़ी सी चर्चा करते हैं और बात करते हैं। और सुनिए, वो हमारे मारवाड़ी में बोलते तो हैं कि आपा बीती खुद ही जाना आदमी, बाकी लोग तो तस्वीरें देख लेते हैं। तो आज इन लोगों से जानिए, बाकी लोग तो नेताजी लोग करते ही रहते हैं, खूब बोलते रहते हैं सबके सब, जिनके घर में बीती है आज उनसे थोड़ी चर्चा करते हैं। राम राम। राम राम। क्या लगते थे, कौन था घर से? बच्चा था हरीश। क्या नाम था? हरीश। हरीश। हाँ। आप ही का? हाँ, मेरे। क्या उम्र होगी? 11 साल की। 11 साल की। हाँ। क्या क्या सोचा हुआ था, बस इतना बता दीजिए। माफ कीजिए पूछ रही हूँ, पर उसके लिए क्या सोचा था? कहाँ जाएगा, क्या करेगा मेरा बेटा? कहीं सोच, पढ़ाई की सोची, काम करवा जा पढ़ाई कराने चो भाई, पढ़ जाओ तो बड़े काम करो। क्या सोचते हैं अभी, दिमाग में क्या आता है? माफ कीजिए आपसे पूछ रही हूँ, आप इमोशनल भी हो गए हैं, पर क्या सोच क्या रहे मन में? कहीं नहीं सोच, बड़े पढ़ाई कराने चो, और तो कहीं अब कोई तो। एक ही बेटा था? 2 चा, दो एक और। बेटे? हाँ, एक और। अच्छा, तो वो उस समय क्लासरूम में वो वाला 11 साल का वो भी, हाँ, वो भी तो 2 को भी क्लास में था, 6ठी में वो तो, और 7ठी में पढ़ो। वो कुछ बोलता था कि पापा बड़ा होकर क्या बनूंगा? ऐसा तो कुछ नहीं बोलता, बड़े पढ़ाई करूँगा, ऐसे ही बोलता। आप बताइए, आपका नाम बताइए। आइए एक बार यहाँ आइए थोड़ा सा, आप अपना नाम बताइए। विरमचंद नाम है मेरा। कौन था घर से? मेरा छोटा बच्चा था। आपका खुद का बेटा? कितने साल का? 11 साल का था। वो भी 11 साल का? अरे यार, शर्म आनी चाहिए। 11 साल तक माता पिता इतना बड़ा कर देते हैं, उसके बाद एक दिन खबर आती है कि क्या बोलेंगे? क्या कुछ बोलता था कि पापा बड़ा होके क्या बनूंगा? ये सोचते थे कि पढ़ लिख के कुछ पद ग्रहण करे, माता पिताओं का नाम रोशन करे। अच्छा, अचानक जब कहाँ थे आप जब ये खबर किसी ने फोन करके बताया कि ऐसा हो गया? मैं कोटा था, काम को मजदूरी करने गया था मैं। क्या करते? फिर सुबह मेरे बहन ने फोन लगाया 8 बजे कि स्कूल की बिल्डिंग ढह चुकी।
अच्छा सॉरी, आप क्या क्या बोलना चाहेंगे वो बोल। तो जब खबर मिली तो फिर भागते हुए कैसे आए, कौन बचाने गया आपको? मेरे परिवार वाले गए थे साथ में, मेरे पिताजी था और मैं झालावाड़ पहुंचा तो वहाँ पर मृत्यु घोषित कर दिया उसको। वहाँ पर भी हमें एसपी साहब ने धमकी दी, जबरन पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर साइन करवाए, कलेक्टर ने भी करवाया हमसे, पर मैंने झालावाड़ नहीं किया। फिर हमको जाल करके मनोर थाना उनको दया नहीं आती है कि आप ही का बेटा था तो यार बाप पे इतना रोष कैसे दिखाएं? उन लोगों को दया नहीं आई? प्रशासन को कुछ भी दया नहीं आई। धमकी दी उस समय हमारे साथ नरेश भाई साहब भी साथ बैठे थे धरना पर, वहाँ से हमको हमारे ऊपर लाठीचार्ज भी किया। क्या बोला आपको? साइन करवाना? साइन करके वरना तो लाश को यहीं सड़ा देंगे हम। सच बोल रहे हैं भाई? सच बोल रहा हूँ मैं। और मैडम आए जब उन्होंने वहाँ तो अस्पताल में रोड बनवाया। माफ कीजिएगा, और हमारे यहाँ बोला जाता है कि भैया जब ये अधिकारी दिख जाए तो सल्यूट करो, उनको सम्मान दो। माफ कीजिएगा, सबको नहीं ले रही हूँ, सारे अधिकारियों के लिए नहीं बोल रही हूँ, पर ये जिनकी बात कर रहे हैं कितनी गलत बात है कि वो पिता जिसको थोड़ी देर पहले पता चला कि उसका बेटा नहीं रहा, उसको बोला जाता है कि तेरे बेटे का शव ऐसे ही सड़ता रहेगा अगर तूने साइन नहीं किया। तो उन्होंने हमें मतलब बुझे भी नहीं और लाश हमारे चांद निकाल के मनोर थाना पहुँचा दी। फिर वहाँ पटवारी हमारे घर पर गया, मेरे बड़े फादर है, मेरे फादर का भाई, उसको लेके साइन करने के लिए उन्होंने मना कर दिया कि मैं साइन नहीं करूँगा वे नहीं जब तक। तो ये जब से हो गया तब से आप क्या काम धंधे पर जा रहे हैं कोटा या फिर कहीं भी नहीं जा रहा, अभी घर पे ही है। माहौल ऐसा नहीं होगा कि अब जाने की इच्छा नहीं बोल रही ना। और आप में से कौन है भैया, या आप दोनों ही हैं? नहीं, घायल बच्चे। अच्छा, आप इन्हीं, ये आप लोगों के साथ ही हैं? अच्छा, तो और वो सुनिए, आप मेरे पास एक बार बताइए, ये भैया मेरे को आके बोल रहे थे कि वो जो माता पिता थे जिनके सिर्फ 2 बच्चे थे, पूरे घर में 4 लोग, मैं बार बार बोल रही हूँ, हमारे यहाँ बोला जाता है ना कि हम 2 हमारे 2 सबसे बढ़िया, और वही 2 चले जाएं तो कैसा लगता है ये सुनिए। तो उनके पिताजी क्यों नहीं आए जिनका पूरा घर उजड़ गया है? मैम, वो जो पिताजी है वो शुरू से बीमार रहते हैं, तो उनकी जो माता थी बच्चों की, वो बच्चों को भी पालती थी और उस पिताजी का इलाज भी कराती थी मजदूरी करके। इनके पास ज़मीन नहीं है वहाँ पे। सबसे दुख की बात, वो कैसे आएगा? अब उनका तो बिल्कुल सारा टूट गया ना, एक बेटी और बेटा चला गया, तो बिल्कुल टूट गया। चलिए एक बार दिखाइए वो नरेश मीणा कहाँ जा रहे हैं, एक बार फैजल दिखाओ जरा, कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, वॉशरूम जा रहे हैं। तो नरेश मीणा ने मास्क लगाया हुआ है, ये लोग यहाँ पर सब कोई बात, ये लोग यहाँ पर सब बैठ। अच्छा एक बात बता दीजिए भैया, वही मौन पर रखे हुए हैं या आप में से भी कोई ऐसा है? मौन पे है, उसके अलावा सब ऑन है। सब ऑन है, सबको ऑन होना चाहिए, उनके ऑन होने से। आ जाए अंकल जी, आपसे भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। आपको याद है, मैं लगा लोगों को बता देती हूँ, थोड़े दिनों पहले हम मिले थे अंकल जी से, और अंकल जी, अरे भाई देखिए ये बात तो मैं भूल ही गई, अंकल जी नहीं बोला, बड़ा भाई बोलना। हाँ तो भैया आप बताइए क्या बोलेंगे? What about? ये सब कुछ जहाँ जो हो रहा है, जिसके लिए आप आए हैं, क्या मतलब सुनिए ना, ये धरने से हो जाएगा क्या काम? देखिए ऐसा है कि आपको अच्छे तरीके से मालूम है, ये सरकार पर्ची से निकली हुई है, यानी कि फर्जी है, ये तो क्लियर है। और 2 साल से राजस्थान के अंदर हालात ये हैं कि जहाँ पे मर्डर हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लोगों को धरने पे बैठना पड़ रहा है। ख़ास तौर से SC ST और मुस्लिम को तो बैठना ही पड़ रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि अभी 2-4 महीने पहले जयपुर के अंदर एक एक्सीडेंट हुआ था नारगढ़ रोड के ऊपर, यही सरकार 50 लाख रुपए मुआवजा, 3 जने मरे थे। क्या लगता है क्यों नहीं दे रही, ये सोच के कि छोटे बच्चे हैं? देखिए मैं बताऊं आपको कि ये जो सरकार है, ये धर्म और जात को देख कर के मुआवजा दे रही है। इट इज़ ट्रू फैक्ट, जो आपको दिख रहा है और दिख रहा है, सामने दिख रहा है। क्योंकि जो एक्सीडेंट के अंदर जयपुर के अंदर मरे वो अपर कास्ट के लोग थे, इमीडिएटली 50-50 लाख रुपए हो गया और संविदा की नौकरी हो गई और डेयरी हो गई, क्लियर्ड। ये जो 7 बच्चे मरे, ये भील के बच्चे, ST के बच्चे, जिनको इस सरकार ने बकरियां दी चराने के लिए, कि तुम्हारी औकात सिर्फ ये है कि तुम बकरियां भेड़ चलाओ और यहीं पर ही मस्त हो रहे हो। ये चाहती ही नहीं है कि जो असली आदिवासी भारतीय, जो आदिवासी SC, वो आगे आए। उनकी मेंटलिटी को ऐसा कर दिया है कि तुम लोग सिर्फ नहीं होगा अब ऐसा। इस पर्ची को ये बताना है कि तुमने
नरेश मीणा को 2 बार गिरफ्तार किया। एक बार थप्पड़कांड में और एक बार झालावाड़। वो भी मजबूरी में, और झालावाड़ में नरेश मीणा उन बच्चों के हक के लिए यलगार कर रहा था, किसी से लड़ाई नहीं लड़ रहा था, और यलगार कर रहा था क्यों? क्योंकि उनको हक मिले, उनको मुआवजा मिला, आपने उनको गिरफ्तार कर लिया। तो आप ये चाहते हो कि गिरफ्तारी कर करके आप डराना चाहते हो क्या? अच्छा मुझे बताइए, इस मुद्दे पर तो सब लड़ रहे हैं। आप देखिए विपक्ष बड़ा तख्ती लेकर वो भी खड़ा है, हनुमान बेनीवाल संसद पहुंच गए। हनुमान बेनीवाल हमारे आदमी हैं, और विपक्ष कौन है? किसको कहती हो आप? कांग्रेस को। कांग्रेस बीजेपी की माँ है। कभी आई है क्या फ्रंट के ऊपर यहाँ पे? आज तक देखा है आपने उसको कहीं पे भी? अरे लाहौर, अरे कहाँ तख्ती पकड़ के सिर्फ विधानसभा में खड़े हुए, यहाँ जमीन पे नहीं आ रहे, मैदान में नहीं आ रहे। कोई आया आज तक? आपने देखा? सिर्फ असली विपक्ष है तो नरेश मीणा और उसकी टीम है राजस्थान के अंदर, और हनुमान बेनीवाल है, और अभी हमारे साथ एक शख्स और चल रहे हैं जिनका नाम है राजेंद्र गुडा। जहाँ पे भी इंसाफ की बात होती है हम पहुँचते हैं और उनके लिए लड़ते हैं। अब हम सरकार को साफ कहना चाह रहे हैं कि आपने 2 बार, एक बार नरेश मीणा भी यहाँ पर हैं, बोलेंगे नहीं पर देख तो सकते हैं आप, कम से कम मास्क लगाकर हमारे भैया, और यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। आप बस बैठे ही हैं, बोल नहीं पाएंगे, बस इतना देख लीजिए। इनके लेफ्टिनेंट हैंगे अब, जो इस सरकार को छोड़ेंगे नहीं और हक और इंसाफ के लिए यलगार करते रहेंगे, और ये सही स्मारक है। और इस सरकार को हम कह रहे हैं 2 बार तुमने गिरफ्तार कराना, अब गिरफ्तार करके बताओ। हम यहाँ एक नहीं 10,000 नरेश मीणा की गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। बहुत डरा लिया तुमने गिरफ्तारी करके, अब हम डरने वाले नहीं है, हक लेके उठेंगे। आप कहाँ से आए सर? मालवीय नगर से हैं। तो देखिए लोग यहाँ पर बाहर के भी आ रहे हैं, जयपुर के भी आ रहे हैं। फैजल, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये बच्चे जिनकी तस्वीर यहाँ पर रखी हुई है, बच्चे सिर्फ 2 तस्वीरें यहाँ पर रखी हुई, बाकी के पेरेंट्स यहाँ पर आए, एक बार ध्यान से इन बच्चों को दिखा दो। तो दिखता नहीं है, वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।